द रेप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप। ये पोएम एक मॉक एपिक पोएम है जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1712 में। उस टाइम इसमें सिर्फ 2 सेंटोस थे। उसके बाद इसे रीवर्क किया गया और दोबारा पब्लिश किया गया 1714 में, और इसका जो फाइनल वर्जन था वो पब्लिश किया गया 1717 में। दैट इंक्लूड्स 5 सेंटोस। और मॉक एपिक पोएम एक ऐसी पोएम होती है जिसमें किसी खास वाक्य को स्टैटिकली बयान किया गया होता है, उस पर तंज किया गया होता है, और उसको कन्वे करने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल एपिक पोएम की तरह होता है, बट इन अ ह्यूमरस, इरोनिक एंड स्टैटिकल वे। अब इस पोएम का नाम रेप ऑफ लॉक क्यों रखा गया? लॉक कहते हैं बालों की एक लट को। और इस पोएम के जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, बेलिंडा एंड लॉर्ड बैरन। बेलिंडा एक बहुत ही मगरूर लड़की है और जो लॉर्ड बैरन है वो एक अमीर ज़्यादा है। वो बेलिंडा के लिए प्रपोजल भेजता है, लेकिन बेलिंडा उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। सो बैरन अपना बदला कैसे लेता है? वो बेलिंडा की एक बालों की लट काट देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों फैमिलीज़ के बीच बहुत लड़ाई फैल जाती है, और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उस लड़ाई को मॉक करने के लिए पोप ने इस पोएम का नाम रखा रेप ऑफ लॉक। एंड वी ऑल नो रेप इज सच अ बिग क्राइम। लेकिन वो 2 फैमिलीज एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रहे थे कि इसलिए पोप ने उन्हें मॉक करने के लिए ये नाम रखा। और ये जो इंसिडेंट है बाल काटने का, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस है। और ये पोएम अलेक्जेंडर पॉप ने अपने एक दोस्त जॉन कैरल की रिक्वेस्ट पे लिखी थी, ताकि वो 2 फैमिलीज़ इसको पढ़ के ये जान सकें कि क्या छोटी सी बात है जिसको वो इतना बढ़ा रहे हैं। और इस पोएम में पॉप ने उस टाइम पे लंदन के जितने भी अपर क्लास लोग थे उन्हें भी क्रिटिसाइज़ किया है। और इस पोएम में बहुत से सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स भी हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस पोएम की स्टार्टिंग लाइंस में पोप कहते हैं कि प्यार की वजह से कितनी बड़ी बड़ी नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं, और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ पैदा हो जाती हैं। और वो इस पोएम में ही बता देते हैं कि ये पोएम वो जॉन कैरल और म्यूज़ के लिए लिख रहे हैं। और कहते हैं कि हो सकता है बेलिंडा जो खुद पोएम की हीरोइन है वो भी इस पोएम को पढ़े। और म्यूज़ एक देवी है। फिर वो आगे कहते हैं कि गॉड, मुझे बताओ कि ऐसा क्या मोटिव रहा होगा कि एक खूबसूरत लड़की को एक लॉर्ड ने असॉल्ट किया, या ये बताओ कि ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि एक खूबसूरत लड़की ने एक रिच मैन को रिजेक्ट किया, कि फिर उस आदमी ने वो काम किया, यानी उस लड़की को असॉल्ट किया। अब पोएट बेलिंडा का जिक्र करता है। बेलिंडा सो रही होती है और सूरज की किरणें सफ़ेद पर्दों में से गुजरती हुई उसकी आंखों पर पड़ती हैं, तो वो उठ जाती है। फिर पोएट कहता है कि सूरज थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि सूरज कहता है कि कहीं इस पे ग्रहण ना लग जाए। तो बेलिंडा का डॉग भी उसी के साथ सो रहा होता है, और वो दोनों इतने लेज़ी होते हैं कि 12 बजे उठ रहे हैं। अब बेलिंडा बेल बजाती है अपनी मेड को बुलाने के लिए, लेकिन मेड नहीं आती। उतने में वो फिर से अपना सर पिलो पर रखकर दोबारा सो जाती है। अब उतने में एक गार्डियन सेल्फ आती है। वो जब देखती है कि बेलिंडा सो रही है तो वो उसके लिए ख्वाबों का अरेंजमेंट करती है। अब सेल्फ एक सुपरनैचुरल कैरेक्टर है, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो उसको ऐसे से ख्वाब दिखाती है और उससे कहती है कि तुम अपनी सोच को छोटी चीज़ों तक लिमिटेड ना कर लेना। वो उससे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम अपने स्टैंडर्ड को पहचानो, अपनी अहमियत को पहचानो। और वो उसे ख्वाब में एक हैंडसम लड़का दिखाती है, उससे भी ज़्यादा हैंडसम, जो उसने अपनी लास्ट बर्थडे पार्टी पर देखा होता है। और जो बेलिंडा होती है वो बड़ी फैशनेबल गर्ल होती है, उसे तैयार होने का, मेकअप का, ज्वेलरी का बहुत शौक होता है। वो जब भी अपनी वैनिटी के पास जाती है तैयार होने के लिए, तो उसकी एक मेड है बेटी, वो उसकी हेल्प करती है तैयार होने में। और उसके अलावा बहुत से सेल्फ्स हैं जो बेटी की हेल्प करते हैं बेलिंडा को तैयार करने में। अब इसी पोएम में एक करेक्टर है एरियल। एरियल एक मेल सेल्फ होता है। अब कह सकते हो एक गार्डियन स्पिरिट होता है जो बेलिंडा की प्रोटेक्शन करता है। वो बेलिंडा के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी किस्मत के सितारे में देखा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत ही खतरनाक वाक़या होने वाला है, लेकिन अभी तक इस बात का नहीं पता कि ये वाक़या कब और कहाँ होगा।
तो वो उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि तुम एहतियात करना और सिर्फ मर्दों से बच कर रहना। और एरियल ये सब उससे उसके ख्वाब में बता रहा होता है, लेकिन जब वो उठती है तो ये ख्वाब भूल जाती है। फिर वो मेकअप करना स्टार्ट हो जाती है और रेडी होना स्टार्ट हो जाती है। रेडी होने के बाद वो अपने आप को बस शीशे में ही देखती रहती है, कभी आंखें झुका के, कभी आंखें उठा के। उससे लगता है कि वो बहुत हसीन लग रही है। अब सेल्फ्स क्या होती हैं? सेल्फ्स एक तरह की स्पिरिट्स होती हैं। वो औरतें जो फ्लर्टी किस्म की नेचर रखती हैं वो हवा में जाकर सेल्फ्स की फॉर्म अपना लेती हैं। और अगर कोई लड़की, कोई ब्यूटीफुल गर्ल किसी को रिजेक्ट करती है तो उसमें भी एक सेल्फ का हाथ होता है। और डिफरेंट सेल्फ्स का डिफरेंट रोल होता है। कोई बेलिंडा के बाल बनाने में हेल्प करती है, कोई जूते पहनने में हेल्प करती है। और जो एरियल मेल सेल्फ होता है वो बेलिंडा की प्रोटेक्शन करता है। अब बेलिंडा एक कार्ड गेम पार्टी में जाती है। वहाँ उसकी दो फ्रेंड्स होती हैं। एक का नाम होता है थैलेस्ट्रिस, दूसरी का नाम होता है क्लैरिसा। और उस पार्टी में बैरन भी आया होता है। और उस पार्टी में सेल्फ्स, एरियल और एक ग्नूम जिसका नाम होता है एम्ब्रियल, तो ये सब जाते हैं वहाँ बेलिंडा की प्रोटेक्शन के लिए। अब ग्नूम्स क्या हैं? ग्नूम्स उन औरतों की स्पिरिट्स हैं जो बहुत क्लेवर, बहुत मॉडर्न होती हैं। वो ग्नूम्स की फॉर्म ले लेती हैं। और ये स्पिरिट्स हेल में मौजूद होंगी और अर्थ पर कोई ना कोई शरारत करने के लिए घूमती रहती हैं। और ये एरियल, ग्नूम, सेल्फ्स ये सब मैथोलॉजिकल करैक्टर्स हैं। अब उस पार्टी में बैरन को बेलिंडा बहुत पसंद आती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसके बालों की एक लट चुरा लूँ। और वो काफ़ी दफ़ा कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ जो स्पिरिट्स बेलिंडा की प्रोटेक्शन के लिए हैं वो उसे बचा लेती हैं। अब जो बेलिंडा की फ्रेंड है क्लैरिसा, वो बैरन की हेल्प करती है बेलिंडा के बाल काटने में। जिस टाइम बेलिंडा गेम खेल रही होती है वो बैरन को कैंची पकड़ाती है और वो उसके बाल काटने में कामयाब हो जाता है। और जब बैरन उसके बालों की लट काट लेता है तो बेलिंडा होफ से चिल्लाती है। तो वो जितने भी मैथोलॉजिकल करैक्टर्स थे, एरियल, सेल्फ एंड ग्नूम्स, वो बेलिंडा को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो जाते हैं। सो इन रियलिटी यहाँ पर पोएट मॉक कर रहा है कि किस तरह से जो अपर क्लास लोग हैं वो अपनी ब्यूटी और रेपुटेशन को लेकर इतने ओवर सेंसिटिव होते हैं और छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बना लेते हैं। तो एक्चुअल में ये सब करेक्टर्स बेलिंडा को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उनका स्टैरिकल रोल भी है। पोप ने मॉक करने के लिए इन करेक्टर्स को ऐड किया है कि जैसे जंग के दौरान हम कहते हैं ना कि वॉरियर्स की हिफाजत खुदा करता है। तो यहाँ पर मॉकिंग इफेक्ट देने के लिए पॉप ने क्या किया है कि बेलिंडा को अपनी ब्यूटी इतनी प्यारी थी कि उसकी हिफाजत एरियल, सेल्फ्स और ग्नोम्स करते थे। ओके, तो अब क्या होता है? बेलिंडा के बाल तो कट गए। अब वो अपने आप को बहुत इंसल्टेड और डिसऑनर्ड फील करती है। पॉप ने यहाँ पे ह्यूमरसली उसकी सैडनेस को कंपेयर किया है ट्रैजिक हीरोइन से जो एपिक स्टोरीज में होती हैं। अब वहाँ पे जो ग्नूम होती है ना, एम्ब्रियल, वो बहुत क्लेवर मिसचिफ होती है। वो केव ऑफ स्प्लीन में जाती है। केव ऑफ स्प्लीन एक सिंबॉलिक जगह है जो सिंबलाइज करती है वुमन मूड स्विंग्स, सैडनेस या एंगर को। वो क्वीन ऑफ स्प्लीन को कहती है कि मुझे ऐसी चीज़ें दो जिससे मैं बेलिंडा के दुख में मज़ीद इजाफा कर सकूं। वो उसे आंसुओं से भरा बैग और बेहोशी की चीज़ें देती है ताकि बेलिंडा को मज़ीद दुखी किया जा सके। और जो बेलिंडा की फ्रेंड होती है ना, थिलेस्ट्रिस, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बेलिंडा को किसी तरह कन्विंस कर रही होती है कि हम उससे रिवेंज ज़रूर लेंगे। और जो उसकी दूसरी फ्रेंड होती है क्लैरिसा, जिसने बैरन की मदद भी की होती है, वो उसे बेलिंडा को समझाती है कि इनर ब्यूटी इंपॉर्टेंट है, आउटर ब्यूटी तो टेम्परेरी होती है। सो इस पूरी पोएम में यही एक डिडैक्टिक मोमेंट है। डिडैक्टिक होता है जो यानी जिसमें कोई मॉरल लेसन मिलता है। फिर औरतों और मर्दों के बीच में एक बैटल शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे पे चीज़ें फेंकने लगते हैं। और पॉप ने इस इंसिडेंट को यहाँ ऐसे मॉक किया है कि जैसे एक बहुत ग्रैंड वॉर हो रही है। उसके बाद हर कोई उस लट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को मिलता ही नहीं है, गायब हो जाता है। फिर एंड पे पॉप एक कॉमिक सजेशन देते हैं कि क्या पता वो लॉक हेवंस में चली गई है और एक स्टार बन गई है।
ओवरऑल पॉप ने इस पोएम में एक लट को काटने के वाक्य को इस तरह से बयान किया है जैसे ये एक हीरोइक इवेंट है, और अपर क्लास लोगों की जो ऑब्सेशन है ब्यूटी से और सोशल अपीयरेंस से, उसे मॉक किया है। सो माई लेक्चर एंड्स हियर एंड आई रियली होप कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आई होगी, बिकॉज आई नो कि ये पोएम काफ़ी मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को और एक बार पढ़ने से तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं की हैं बिकॉज ये बहुत लेंथी पोएम है, लेकिन अगर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स को ज़रूर पढ़ेंगे, उनका क्या रोल था थ्रू आउट द पोएम उसे समझेंगे, so I hope you would be able to answer any kind of question from this poem. And thank you so much for watching the video. Please like and subscribe the channel.